नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एनआरआई से शादियों से जुड़े कानूनी विवाद पर जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। देश के बाहर एनआरआई पति पत्नी की तकरार गंभीर मसला है। घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी बंटवारा, डिवोर्स और बच्चों की कस्टडी पर जब विवाद हो तो क्या कानूनी उपचार मिल सकते हैं, ये हमारा आज का विषय है। एनआरआई पतियों की शिकायतों के मामलों में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। भगोड़े एनआरआई पतियों की कुल 828 शिकायतें मिली है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय महिला आयोग का है, जिसने 10 साल पहले सितंबर 2009 में एनआरआई सेल का गठन किया था। सही है कि महिलाएं अब लोकलाज के डर से रिपोर्ट कराने में संकोच नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसी आप बीती इन शिकायतों के जरिए सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि महिलाओं को आखिर घर हो या बाहर कितनी यातनाओं, मुसीबतों और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत आने पर अपनी पत्नियों के वीजा रद्द कराने, कोई संपर्क न रखने या फिर शादी करके विदेश लौट जाने वाले और वहां पहुंचकर पत्नी से सारे संपर्क काट लेने और उसे वीजा ना दिलाने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इधर बच्चों की कस्टडी का भी मामला है। जाहिर है इस बारे में कोई निश्चित और ठोस कानूनी उपचार महिलाओं को उपलब्ध नहीं है, लिहाजा एनआरआई पुरुष कमजोर सिस्टम का फायदा उठा लेते हैं। यह भी असमंजस है कि विदेशी धरती में अगर पारिवारिक विवाद हो तो किससे, कहां पर कानून के तहत इसको सुलझाया जाएगा। एनआरआई शादियां और उससे जुड़ी समस्याओं पर कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी जानकारी देंगे। विद्योत्मा जी आपको विषय से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके एनआरआई शादियों से जुड़े कानूनी विवाद पर सलाह ले सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं अब अपने खास मेहमान का। विद्योत्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में विद्योत्मा झा जी। आपसे हम सबसे पहले यही समझना चाहते हैं कि विदेश में हुई शादी का क्या भारत में तलाक हो सकता है, या फिर भारत में हुई शादी का विदेश में तलाक हो सकता है क्या? एनआरआई मैरिजेस इनमें डिवोर्स को लेकर थोड़ा लिमिटेड स्कोप है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे तरीकों वजहों से आप डिवोर्स ले सकते हैं और तरीकों से। वहां पर ऐसा है कि आप सिर्फ वहां पर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से लेने के बाद ही उसको माना जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अब्रॉड में आप डिवोर्स्ड हैं और इंडिया में आप मैरिड कहला रहे हैं, तो इसलिए म्यूचुअल कंसेंट को ही एक रास्ता माना जाता है इन केसेस में। बिल्कुल विद्योत्मा जी, अगर एनआरआई शादी विदेश में हुई हो तो भारत में रजिस्ट्री कराना जरूरी है क्या, और अगर नहीं है तो भारत के कानून के तहत विवादों पर अगर हम कार्रवाई की बात करें तो कैसे कार्रवाई होगी इस पर? फिर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है और 30 डेज के अंदर ही जरूरी है। उसको एक्सटेंशन भी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद कोई भी मामला उठता है तो जो भी कार्रवाई की जाएगी वो इंडियन लॉज के तहत की जाएगी और इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये बहुत क्लियर है। और इसमें पासपोर्ट तक इम्पाउंड हो सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसके लिए जरूरी है कि शादी रजिस्टर्ड हो। मैरिज जब रजिस्टर्ड होता है तो ही वो लीगल माना जाएगा, तभी उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। और कार्रवाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्बेसीज है हमारे दूसरे कंट्रीज में, वहाँ पे, और वो पूरी मदद करते हैं जो यहाँ से इमिग्रेशन होता है जिनका, उनकी। बिल्कुल विद्योत्मा जी, सवाल ये भी है कि भारत में शादी होने के बाद अगर विदेश में डाइवोर्स हो जाए, तलाक होता है, तो क्या संपत्ति बंटवारा वहां के कानून के हिसाब से होगा या फिर भारत के हिसाब से किया जाएगा? जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
इसमें लॉ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही अप्लाई भी किया जाता है और प्रॉपर्टी को टेस्टिफाई किया जाता है। और ये जो इसको मैरिटल प्रॉपर्टी माना जाता है, प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से वो टाइटल्ड हो, लेकिन वो उसमें जो डिवीजन होगा उसमें दोनों को देखा जाएगा, प्रॉपर्टी के वैल्यू को देखा जाएगा, जी प्रॉपर्टी कितनी है क्या है। और विदेशों में ऐसा ही एक जैसे यूएस लॉ पे है कि आप एक वुमन को यू कैन नॉट रेंडर अ वुमन होमलेस, आप उनको घर उन्हें देना ही पड़ता है, उनकी इस तरह की जरूरतों को देखना ही पड़ता है। तो इस चीज को देखते हुए वहां पर डिवीजन होता है। तो उसी तरह प्रॉपर्टी का सारा डिवीजन ये देखते हुए किया जाता है कि उस महिला को एक बेसिक नीड उनकी पूरी होती हो। बिल्कुल। विद्युत जी, एक बड़ा जो सवाल है और एक बड़ा मसला जो आता है वो बच्चों की कस्टडी को लेकर आता है। एनआरआई शादियों में विदेश में विवाद पर बच्चों की जो कस्टडी है वो कैसे तय होती है, किसके पास रहेगा बच्चा, पूरी जो उसकी कस्टडी है वो कैसे जो है सरकार के हिसाब से या फिर संविधान के हिसाब से तय की जाती है? ये सबसे क्रिटिकल मुद्दा है एक्चुअली। और इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बट बच्चे के जो बेस्ट इंटरेस्ट में होता है वो ही कोर्ट देखती है। अब इसमें जुरिस्डिक्शन की बात होती है, पर अगर जैसे कि एक बहुत फेमस केस है, उसमें कैनेडियन लॉ को प्राथमिकता दे दी गई और ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट के जजमेंट को मानते हुए पेटिशनर को बच्चा कस्टडी के लिए दे दिया गया, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है ये देखते हैं। और क्योंकि फादर इज अ नेचुरल गार्डियन, ये मानते तो है लॉ में, इंडियन लॉ में, लेकिन जब बच्चा 5 साल या उससे कम का होता है तो मदर को ही नेचुरल गार्डियन मानते हैं, तो उसके तहत मदर के साथ रहने में उसकी भलाई होती है। तो बच्चे की जो भी भलाई होती हो वो टाइम टू टाइम कोर्ट उसके अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हुए उसको निर्धारित करती है। ठीक है। अगर हम हैग्यू कन्वेंशन की बात करें 1980 की, वो क्या होता है और किन हालातों में इसे लागू किया जा सकता है, किन हालातों में लागू होता है ये? हेग कन्वेंशन 1983 के अराउंड आया था और इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। 96 कंट्रीज हैं उसमें, उसके तहत वो उसको फॉलो करते हैं। और वो इन्हीं मामलों के लिए, जैसे डिवोर्स है, सेपरेशन है, कस्टडी है बच्चों की, और इस तरह जो एनआरआई शादियां होती हैं इन सब से रिलेटेड तो है, बट हमारी कंट्री में उसको नहीं फॉलो किया जाता। हमारी कंट्री में ज्यादा प्रेफरेंस हमारे हेबियस कॉर्पस, माइनॉरिटी गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कस्टडी के मामलों को दिया जाता है। और इंडिया उसको अब थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने उस लेवल पे जाने की कोशिश की है, बट अभी तक इंडिया उसे मान ही नहीं रहा है। तो फिर वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो वैसे हमारे यहाँ कम हो जाती है, बट वो इन्हीं मुद्दों को देखते हुए कि किस तरह से इन चीजों को ठीक से डील किया जाए, जी। और इसलिए ही इसे रखा गया है। ठीक है। हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एनआरआई शादी और उससे जुड़े कानूनी प्रावधान की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता, उनसे हम तमाम सवाल ले रहे हैं। विद्योत्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर कई एक जो है परिजन यानी कि माता या पिता बच्चे को दूसरे देश ले जाते हैं तो किस देश के कानून लागू होंगे, क्या है इसका कानूनी जो पूरा प्रावधान है? इसमें चाइल्ड कस्टडी में जुरिस्डिक्शन का ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसे, बहुत ही ज्यादा ऐसी बात है जिसमें कि 2 स्टेट या 2 कंट्री के जुरिस्डिक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, सिर्फ 2 पेरेंट्स को लेकर नहीं, क्योंकि ये एनआरआई मैरिजेस से रिलेटेड है। तो इसमें 2 देश के कानून तक, लेकिन अब जुरिस्डिक्शन के मामले में एक यूनिफॉर्म चाइल्ड जुरिस्डिक्शन एंड एनफोर्समेंट एक्ट के बारे में बात की जा रही है। उसके साथ साथ ये भी बात हो रही है कि बात नहीं बल्कि 2 स्टेट्स जो है एक कॉमन लॉ बनाकर एक कस्टडी के मामले को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे को बहुत सीरियस इमरजेंसी या टेम्पररी इमरजेंसी में लिया जा रहा है, पर टेम्पररीली वो बहुत डेंजरस सिचुएशन में होता है। तो उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उस तरह की केयर देने के लिए जुरिस्डिक्शन तक पर बात की गई कि जुरिस्डिक्शन तक कॉमन कर लिया जाए, ताकि उस कॉमन कोर्ट के तहत उस बच्चे को देखा जा सके और उसको जो भी समस्या हो रही हो, चाहे वो रॉन्गफुली उसे ले जाया जा रहा हो या पेरेंट्स एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से कांटेक्ट हैम्पर करने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो इंटरनेशनल अबडक्शन और ये सब सारी चीजों को देखते हुए इसे जुरिस्डिक्शन के मामले को भी कन्फाइन कर दिया गया कि बच्चे की हित को देखना ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों की कस्टडी की, तो अगर गलत तरीके से कस्टडी लेने पर इसका क्या उपचार उपलब्ध है, कैसे जो है फिर इसको ठीक किया जा सकता है? बच्चों की कस्टडी गलत तरीके से वो इंटरनेशनल एब्डक्शन तक जो अभी मैं बता रही थी उसमें आ जाता है कई बार, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे की दूरी बनाने के लिए और उनके कांटेक्ट को खत्म करने के लिए, या इस तरह से एक स्थिति उत्पन्न करने के लिए कि बच्चे को दूसरे पेरेंट्स से किसी भी तरह से ना मुलाकात हो, ना बात हो, ना उनके कांटेक्ट में वो आए, ऐसा काम कर देते हैं। तो ये इस बारे में हेग कन्वेंशन सेक्शन 3 जो है वो इस बारे में बात करता है। उसमें अगेन वो इस ब्रीच ऑफ कस्टडी राइट्स की बात करता है, जो कि इंस्टीट्यूशन कौन से इंस्टीट्यूशन उसे देखेंगे, और जो बच्चा हैबिचुअली कहीं पे रह रहा है, जो उसका रेजिडेंट है उसको रिमूव करना या उसके रिटेंशन की बात करी गई है। और उसके अलावा कि उसके कि इस तरह के जो हेग कन्वेंशन सिविल एस्पेक्ट्स जो इसके होते हैं उस पर ध्यान दिया गया। फिर इसके इंडियन पर्सपेक्टिव को देखा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल है हमारे यहाँ, वो है हेबियस कॉर्पस आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ एक केस सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेलिब्रेटेड केस है, कुलविंदर धालीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें एक कनेडियन पेटिशनर थे, उनके बच्चे को इसी तरह से पंजाब ले आया गया था। तो फिर उस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने उस कनेडियन कोर्ट के ही जजमेंट को मानते हुए उनको कस्टडी दी थी। फिर दूसरा केस था विक्रम वीर वोरा वर्सेस शालिनी भल्ला 2010 का। इसमें भी सिमिलर था कि माइनर बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखा गया था। और रिलोकेट करने के जब बच्चे को रिलोकेट करते हैं तो कोर्ट का कहना है कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाए और किस तरफ ज्यादा वो उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर चिल्ड्रन का इंटरेस्ट होना चाहिए। और बच्चे इतना तक है कि सिबलिंग से भी आप अलग नहीं कर सकते। बच्चे को जब रिलोकेट करते हैं तो आपको सारी बातों को देखना पड़ता है। तो इस सब को देखते हुए हेग कन्वेंशन हो या इंडियन प्रोविजंस हो, तो ये माइनर चाइल्ड के इंटरेस्ट को देखते हुए, उसके जो रेजिडेंशियल लॉज है उसको देखते हुए सारे फैसले किए जाते हैं। हमारे इवन सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में सीरियसली बात करते हुए 2009 में एक सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन के ऊपर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। तो और रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे जस्टिस नवीन सिन्हा पालियस जस्टिस रोहिंटन ने भी इस बारे में एनजीओ के तरफ से जजमेंट्स दी थी और उन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि बच्चों के इंटरेस्ट को ही देखा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर ये समझना भी कि अगर जो एनआरआई कपल है विदेश में रह रहा है और अगर हम पत्नी की बात करें, पत्नी ने यौन उत्पीड़न के लिए भारत में केस दर्ज करवा दिया, तो कैसे इस पर कानूनी कार्रवाई होगी? कुछ जो बेसिक है वो तो पहले इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना होगा। वो आपके किसी एनजीओ के थ्रू, लोकल पुलिस के थ्रू, फाइनेंशियल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। ये ऐसा लॉ है हमारा। सेकेंडली उसके बाद सेक्शन 3 और 4 इंडियन पीनल कोड जो है वो रेस्क्यू की बात करता है और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके तहत और कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए। फिर हमारा सेक्शन 498A है, वो भी उस पर लागू होता है। तो इन तरह से आप केसेस डाल सकते हैं और उसमें सारी डिटेल्स की वो उसके जितने एम्प्लॉयर डिटेल्स, इमिग्रेशन डिटेल्स, उनके जो भी पासपोर्ट डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी डिटेल्स, उसका मैरिटल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे आपके पास डिटेल्स अगर हो तो ये सारे फोटोज, एविडेंसेस जो भी कुछ आपके पास है वो लेते हुए आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है जिसको पूछना बहुत जरूरी है कि अगर भारत में शादी करके कपल विदेश गए हैं और अक्सर ये आपके सामने भी आता होगा, बड़ी समस्या है ये, वहां पर पति ने पत्नी को छोड़ दिया और जो पत्नी है वो भारत में आकर केस करती है, तो किस तरह से कानूनी कार्रवाई संभव हो पाएगी, कैसे उसकी हेल्प हो पाएगी? और क्योंकि हम देखते हैं अक्सर ये समस्या बहुत ज्यादा महिलाओं के आगे आती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल 2019, ये एक ऐसा बिल है जो इस बारे में
काफी सीरियस है और इसी बारे में है भी। तो वहां पर पहले तो मैरिज को रजिस्टर कराने की बात कही जा रही है 30 दिन के अंदर, और ये बहुत जरूरी माना गया है। अगर नहीं होता है तो पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकता है। और उसके अलावा उस बिल में सीआरपीसी के तहत एक प्रोविजन डाला गया, अगर ऐसी कोई बात होती है तो समन किया जाता है। अगर समन करना पॉसिबल ना हो तो वेबसाइट पे ही पब्लिश करवा देते हैं, जो उसका डेजिग्नेटेड वेबसाइट है, और वहां से वो बात क्लियरली उसके अरेस्ट के लिए या समन के लिए उस पर आ जाती है। अगर वो नहीं अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वारंट तक इशू कर दिया जाता है। और इसमें ये इश्यूज उठाए गए हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो पासपोर्ट इम्पाउंड होने के अलावा डिपोर्ट तक किया जा सकता है। और इसलिए इसको बहुत सीरियसली लिया गया है, क्योंकि महिलाएं कई बार इस तरह की स्थिति में फंस जाती हैं। तो हमारे जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने इस चीज को रेकमेंड किया था कि रजिस्ट्रेशन हो, जरूर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सजा का प्रावधान भी तय किया गया था। उसके अलावा ये उसमें कुछ महिलाएं जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, वो अब डिमांड कर रही है ट्रांसनेशनल लॉज की, जिसमें ट्रांसनेशनल लॉज में ऐसी महिलाओं के साथ जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, वो कह रही है कि ऐसे लॉज लाए जाएं जिसके तहत उनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। उनके जो सो कॉल्ड रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं, उनको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया लाया जा सके, सो दैट उन पर कार्रवाई प्रॉपरली की जा सके। क्योंकि एक कंट्री के जुरिस्डिक्शन में दूसरे कंट्री नहीं इंटरवीन कर सकते और उतने प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस पर अब चर्चा चल रही है। और इसी में क्या जो भी भगोड़े एनआरआई पति होते हैं, इस कानून के तहत उन पर भी क्या कार्रवाई की बात इसमें संभव है, इसमें कही गई है क्या? ये कार्रवाई की बात वही मैं बता रही थी कि ट्रांसनेशनल लॉज पर अब बात हो रही है। अभी इस पर कोई ये जो हमारा बिल है 2019 का, वो भी इसी से रिलेटेड है, बट अभी इस पर एक ठोस कानून नहीं बनाया जा सका है। बात हो रही है और अभी बस इतना ही है कि शादी पहले रजिस्टर होना जरूरी है, तभी। अब जब आप रजिस्टर कराएंगे तो उसमें सारी डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस, आपका सैलरी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, नॉट सैलरी, फाइनेंशियल स्टेटस, उस आपका जितने डिटेल्स है वो सारे जब होंगे तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपने वो रजिस्टर नहीं कराया तो सिर्फ इतना है कि पासपोर्ट इम्पाउंड हो सकता है और वो व्यक्ति डिपोर्ट हो सकता है। बट ये सारे होने के लिए ही आपके पास सारी डिटेल्स होने चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। कार्रवाई होगी इंडियन पीनल कोड के तहत, और उसमें प्रॉपर सेक्शन 3 और 4 रेस्क्यू की बात करते हैं ऐसी महिलाओं की, और सेक्शन 498 ऐसे पुरुष जो इस तरह की परेशानी में महिलाओं को डालते हैं, उनके लिए कार्रवाई की जा सकती है। बट सारी डिस्पाइट दैट एक प्रॉपर लॉ, एक ठोस कानून अभी बना नहीं है। बिल्कुल, और उसकी बहुत आवश्यकता भी है, जरूरत है, ताकि ठोस कानून रहे और ऐसी महिलाओं की मदद हो सके। बहरहाल विद्योत्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम आपने कानूनी सलाह, कानूनी जानकारी आज दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।